गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ में स्वागत है। दोस्तों, हमने नंबर सिस्टम के बारे में कुछ चर्चा की थी 2 वीडियो के अंदर। अब हम उसी नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम और विषम, इन 4 संख्याओं के बारे में चर्चा की थी। अब हम अगली संख्या के बारे में चर्चा करते हैं, अभाज्य संख्याएं। कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखो, वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं का भाग जाए उनको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब वो कौन कौन सी संख्याएं होंगी अभाज्य, जिनमें एक का भाग सभी संख्याओं में जाता है। कोई सी भी संख्या ले लो आप, सभी में एक का भाग जाता है। अब बात ये आती है कि स्वयं का भाग जाए, यानी कि वे संख्या, कोई भी संख्या उठाओ उसमें एक का तो भाग जाएगा। अब उसमें स्वयं का ही भाग जाना चाहिए, कोई तीसरी संख्या का भाग ना जाना चाहिए। तो उनको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब इसी के साथ इसी का एक विपरीत होता है, क्या होता है? भाज्य संख्याएं। वे क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जाए। इसका मतलब एक का जाएगा, स्वयं का जाएगा और एक तीसरी संख्या का भाग और जाना चाहिए। तो उन संख्या को क्या कहते हैं? हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। एक दूसरे के विपरीत है, इनको एक साथ ले लेते हैं। हम देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं होंगी। एक का तो भाग सभी संख्याओं में जाता है। अब वो स्वयं संख्याएं कौन कौन सी होंगी? देखो, दो क्या है? एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। एक का भाग जा रहा है इसके अंदर और 2 का स्वयं का भाग जा रहा है। फिर इसके बाद आती है 3, फिर 3 के बाद क्या आती है? 5, फिर 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 7, 7 के बाद 11 और 11 के बाद 13, 13 के बाद आती है 19 और फिर 19 के बाद आती है कौन सी? 23। ये सब संख्याएं होती है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। 2 के अंदर 1 का भाग जाता है, स्वयं का जाता है 2 का, 3 का भाग जाता है स्वयं का और 1 का भाग जाता है। ये सभी वे संख्याएं हैं जिनमें खुद ही का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। उन संख्याओं को बोलते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। अब इसकी एक परिभाषा और होती है, वे संख्याएं जिनके हम फैक्टर ना कर सकें, यानी कि गुणनखंड ना कर सके, उन संख्याओं क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। फैक्टर का मतलब संख्याएं उठाओ, जैसे 5 ले ली। अब 5 को ऐसे तो लेते हैं एलसीएम, 5 में 5 का भाग दो, 5 का जा रहा है या 1 का जा रहा है, तो ये संख्याएं क्या हो जाती हैं? अभाज्य संख्या हो जाती है। वे संख्याएं जिनके और फैक्टर ना किए जा सकते, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब आते हैं हम भाज्य संख्याओं। ये तो हो गई अभाज्य संख्याएं। अब फिर आता है कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछ ही लेता है कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या बताओ, संख्या बताओ, अभाज्य संख्याओं की संख्या बताओ। तो क्या करोगे? एक नियम होता है, एक नंबर आप इस तरह से मान लो कि एक फोन नंबर है, जैसे 44, फिर बाद में 44 का आधा कर दो, कितना? 22, फिर 22 के बाद में होता है 32, ठीक। 32 का जस्ट उल्टा ले लो, कितना? 23, ठीक। अब 23 के बाद में आता है कौन सा? 21। ये एक नंबर की तरह 10 अंक होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, और फोन नंबर के अंदर भी 10 डिजिट होते हैं। तो इनको क्या करो आप, एक फोन नंबर की तरह याद कर लो, 44, 22, 32, 23 और 21। अब देखो, ये तो होता है 10 पर बैठा होता है, 4 फट जो 4 होता है जो 10 पर बैठा होता है, फिर ये होता है 20 पर, ये होता है 30 पर, और ये फिर अगला दो किस पे होता है? 40 पर, फिर 3 50 की लाइन में, और 2 किस पे? 60 पे, फिर 70, 80, 90 और 100, ठीक है। 10, 20, 30 ऐसे चलते जाते हैं। 10 नंबर हो गए, 10 तक की वो लाइनें लिख ली हमने। अब इनको काउंट करो, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 3 कितने होते हैं? 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24 और 1 25। यानी कि 1 से और 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 25 होती है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 25। एक क्वेश्चन तो ये हो गया जो सबसे मोस्ट होता है, ठीक है। अब 1 से 100 तक का पता चल गया। अब हम देख लेते हैं, इनको टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। जैसे 1 से 25 तक, 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है?
अभाज्य संख्याएं 1 से और 25 तक, फिर 1 से 50 तक, है ना, फिर 1 से 75 तक, और फिर 75 1 से लेकर 100 तक। 100 तक तो पता ही है सभी को, इस नियम से आ जाएगा 100 तक। 1 से और 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, गिन लो, इससे आता है तो 4 और 4 8 हो गई, 4 4 8 हो गए, लेकिन 25 कहीं इनके बीच में आएगा, तो 20 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या होगी? 20 के बाद 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है ना, 23 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। फिर 23 के बाद 24 नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी, 28 भी और 29 भी नहीं है। 29 है क्या? 29 है एक अभाज्य संख्या है, 29 है ना। तो हमें क्या 25 तक ही जाना है, तो 25 के बाद में एक 4 तो ये हो गई हमारे नियम से, 4 प्लस में 4 8, और एक कौन सी 23 वाली, एक कितनी संख्या होगी? 9 संख्याएं। 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। या तो आप डायरेक्ट देख लो, रट लो इनको। फिर आते हैं हम 1 से और 50 तक। 1 से 50 तक काउंट करो, 4 50 यहाँ है, तो यहां तक काउंट करेंगे हम। देखो 4 4 8 8 और 2 10 10 और 2 12 12 और 3 12 3 15, तो कितनी संख्याएं होगी? 50 तक, 50 तक ही तो जाना था, 15 संख्याएं होगी। कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 1 से और 50 तक कितनी होगी? 15 होगी। अब 1 से और 25 तक की, 75 तक की, 1 से और 75 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? ये भी काउंट करो। 50 तक तो कितनी हो गई? 15, 15 के बाद में 2 17 और 2 19, अब 70 तक हो गई, 75 तक जाना है हमें, तो ये हो गई 19। 70 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या? 71, और 71 हो गई एक तो, और कितनी हो गई पूरी? इनको काउंट कर लेते हैं। 4 4 8 8 4 12 12 और 5 कितनी होगी? 17 17 और 2 19 19 तो हो गई 70 तक। फिर बाद में आते हैं 71, 71 भी एक अभाज्य संख्या है। 72 नहीं है, 73 भी नहीं है, 74 75 76 77 78 79 80 नहीं, 75 तक ही तो जाना है, तो 73 हो रहे, तो 20 हो गई और एक 73 है, तो कितनी हो गई? 21। कुल 1 से 75 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 21 हो गई। और 1 से और 100 तक को तो पता ही आपको कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है। तो ये तो हो गई अभाज्य संख्याओं की बात। अब आते हैं हम भाज्य संख्याएं कि भाज्य संख्याएं होती क्या है। परिभाषाएं हमने देख ली, इनको उतार लो आप या एक कॉपी में नोट कर लो। अब आते हैं हम भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके अंदर एक का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए तथा तीसरी संख्या का भाग और जाए, यानी कि ये भी कह सकते हैं हम दूसरी बात में कि जिनके फैक्टर किए जा सके, उन्हीं को तो बोलेंगे भाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याओं से एक क्वेश्चन और होता है, क्या होता है कि ऐसी संख्या बताओ, ऐसी अभाज्य संख्या बताओ जो क्या है? एक सम अभाज्य संख्या। क्या है? सम, इवन नंबर। देखो 2 है ना, जो एक सम है और अभाज्य संख्या भी है, अभाज्य संख्या। ये एक मोस्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी संख्या बताओ जो क्या हो? सम भी हो और अभाज्य हो। 2 एक ऐसा नंबर है जो क्या है? सम भी है और अभाज्य है। बाकी कोई भी संख्या क्या नहीं है? सम नहीं है, सारे इवन नंबर है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। एक बात और आती है, क्या? एक बच गया ना, एक को ना तो भाज्य में गिना ना क्या अभाज्य में गिना, तो एक क्या है? न तो भाज्य, न तो क्या है? भाज्य, वह न ही अभाज्य। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। 2 क्वेश्चन ये बन गए। अब हम आते हैं अभाज्य संख्याओं पर कि अभाज्य भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य तो पढ़ी ली, अब आते हैं भाज्य संख्याओं पर। भाज्य संख्याएं क्या होती है? जिनके फैक्टर किए जा सके। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्याएं क्या होगी? एक तो न तो भाज्य है न अभाज्य, 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 होती है। देखो 4 में क्या होता है? एक का तो भाग जा रहा है, एक का भाग जाता है, ठीक है।
स्वयं का भी जा रहा है, स्वयं 4 का जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है ना स्वयं का। फिर देखो एक तीसरी संख्या और है जिसका भाग जा रहा है, कौन सी संख्या है वो, 2। 2 से क्या है, भाग है, यानी कि इसके फैक्टर किए जा सकते हैं। अगर जिस संख्या के फैक्टर हो जाए तो उनको क्या बोलेंगे, भाज्य। तो ये 4 क्या हो गई, एक भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। अब 4 के बाद में एक तो हो गई 4, फिर 6, 5 अभाज्य है, 6 के बाद 7 भी अभाज्य है, 7 के बाद होती है 8, 8 के बाद 9, 9 में भी तो 3 का भाग जा रहा है, 8 में भी 2 का जा रहा है, 6 में भी 2 का जा रहा है, तो तीसरी संख्या का भाग जाना चाहिए, वो ही क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। फिर आ जाती है 10, फिर 11 तो अभाज्य, फिर आता है 12 और फिर 14, आगे चलती जाती है अनंत तक। यहाँ पे ध्यान देने की बात यही है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है, 4 होती है, यानी कि 4 सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में चर्चा कर लिए। अब हम आते हैं अगली संख्या कौन सी है, सहअभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या यानी कि सह होनी चाहिए, साथ में अभाज्य भी होनी चाहिए। फिर युग्म अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए लेकिन क्या होनी चाहिए, वो पेयर के अंदर होनी चाहिए। अब इनको भी दोनों को पढ़ लेते हैं। क्या होती है सहभाज्य संख्याएं, वे अभाज्य संख्याएं जिनका एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्त्य कितना हो, 1 होता हो, उनको क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्याएं। और युग्म अभाज्य संख्याएं वे अभाज्य संख्याएं जिनका एचसीएफ तो 1 हो लेकिन क्या हो, उनके बीच अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये दोनों संख्याएं क्या होती है, युग्म के अंदर होती है, पेयर के अंदर होती है। तो वो पेयर में कैसे होंगी, देखो सहभाज्य संख्या में एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब जैसे 5 एक अभाज्य संख्या, 7 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 2 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। फिर अब देखो इनमें क्या होता है, युग्म में होती है दोनों। सहअभाज्य संख्याएं भी क्या होती हैं, पेयर के अंदर, यानी कि 2 जोड़े होते हैं। और युग्म अभाज्य संख्याएं भी क्या होती हैं, पेयर के अंदर होती हैं। अब देखो 3 और 2 ऐसे प्राप्त होती हैं, 5 और 7, ये क्या होगी, एक सहअभाज्य संख्याएं होगी, को फैक्टर नंबर हो, को प्राइम नंबर हो गया, को प्राइम नंबर बोलते हैं इनको इंग्लिश में। अब देखो इनका एचसीएफ कैसे होगा, 3 का एचसीएफ निकालो, 3 में 3 का भाग जाता है, फिर 2 उठाओ, 2 एकम 2, 1 का तो भाग सभी में जाता है। देखो जिनके पेयर नहीं बनते, मतलब जोड़े नहीं बनते, उनका क्या एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। तो इनमें 3 है, यहाँ 2 है, यानी कि पेयर नहीं बन रहा, तो क्या होगा, इनका एचसीएफ 1 होगा। तो ये बात समझ में आई, एचसीएफ कैसे 1 होता है, इनके गुणनखंड भी नहीं कर सकते। तो वे संख्या है जिनका एचसीएफ 1 हो और जो क्या हो, युग्म के अंदर हो, ऐसे तो उन संख्याओं को क्या होते हैं, उन संख्याओं को बोलते हैं हम सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। अब आते हैं हम युग्म अभाज्य संख्याएं। युग्म अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, युग्म अभाज्य संख्याओं क्या बोलते हैं, ये भी पेयर के अंदर होती हैं लेकिन इनकी कंडीशन एक होती है, क्या होती है कि इनके बीच का जो अंतर है ना, बीच का अंतर, 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, 2 होता है, कितना, 2 का होता है। जैसे 7 और 5, देखो 7 और 5 के बीच अंतर कितना है, 2 का है कि नहीं है, तो ये क्या होगी, युग्म अभाज्य संख्या होगी। कौन सी होगी, युग्म अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या। और एक कौन सी और ले लो, बस अंतर कितना होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, उनको क्या बोलेंगे हम, युग्म अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। और सहअभाज्य संख्याओं के अंदर क्या होता है, अंतर नहीं होता, अंतर कितने का भी हो, 2 का हो, 3 का हो, कितने का भी अंतर हो, लेकिन क्या होनी चाहिए, वो पेयर के अंदर होनी चाहिए और उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो सहभाज्य संख्याएं होगी, युग्म अभाज्य संख्याएं होगी। अब आते हैं परिमेय संख्याएं, रोटेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं परिमेय, वे संख्या जिनको p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके,
रूप में लिखा जा सके, p बटा q के रूप में। लेकिन q क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ एक कंडीशन है, q नॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। यानी कि q है ना जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होगा कभी भी q, और कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं 3/5, देखो यहाँ पे p क्या, p कितना है, 2 है, और 5 क्या है, q है। ये देखो q न है, q क्या है, नॉट इज इक्वल टू 0, है ना, 0 नहीं है ना, कितना है, 5 है। यदि मैं इसको 0 कर दूं q को, तो ये क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या के अंदर अगर मैं शून्य का भाग देता हूं तो वो क्या हो जाती है, इंफिनिटी हो जाती है। ये बात मैंने पिछली कक्षा में बताई थी कि कोई भी संख्या हो और उसके अंदर अगर 0 का भाग देते तो वो क्या प्राप्त होती है, एक एफ परिभाषित, या मतलब कि इंफिनिटी प्राप्त होती है। तो परिमेय संख्याएं होगी क्या होती है, जिनको p बटा q के रूप में। और एक कंडीशन क्या, p व q क्या होनी चाहिए, एक पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक संख्याओं के बारे में चर्चा की थी पिछले कक्षा में। क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 0 से धनात्मक रूप से और ऋणात्मक रूप से दोनों तरफ, बाईं और दाईं दोनों ओर बढ़े, उनको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। परिमेय संख्याएं होगी। अब देखो अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनका जस्ट विपरीत होगा परिमेय संख्याओं का। अपरिमेय वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सके। यहां कितना लगा दूं मैं, बस नहीं लिखा जा सके, और q नॉट इज इक्वल टू 0, वही कंडीशन। तो अगर इनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके तो फिर किस रूप में लिखेंगे, इनको लिखेंगे रूट p के रूप में। p के रूप में लिखते हैं किनको, अपरिमेय संख्याओं को रूट p के रूप में लिखते हैं। जैसे √3, ऐसी संख्याएं लिखी हुई देखी होगी आपने, √5, √7 और √11। ये संख्याएं क्या होती हैं, एक अपरिमेय संख्याएं, इरोटेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अब 7 देखो, 7 है, माइनस के 2 है, ठीक है, और 3/2। इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय, बता सकते हो आप। देखो कौन सी होगी, 7 क्या है, परिमेय है क्या, अपरिमेय। यदि मैं 7 के नीचे 1 लगा दूं तो p बटा q रूप हो गया। किसी भी संख्या में यदि मैं 1 का भाग दूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उस संख्या पर। इसका मतलब कोई भी सिंगल ऐसी संख्या दी हो तो वो क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। कौन सी संख्या होती है, परिमेय, क्योंकि इनके अंदर यदि मैं 1 का भाग दे दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनके ऊपर, 1 का भाग दे दो, p बटा q के रूप में हो गया। q तो 0 नहीं है, ये कंडीशन तो यही है। और p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ये बात क्या है, परिमेय संख्याओं की क्या है, परिभाषा है। अपरिमेय संख्याएं ऐसी प्राप्त होंगी, रूट के अंदर कौन सी संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी, उनको क्या बोलते हैं हम, अपरिमेय संख्या। परिमेय हो गई, अपरिमेय होगी। अब हम आते हैं एक बात और, परिमेय संख्याएं कहां से निकली, यानी कि ये प्राप्त कहां से होती है, पूर्णांक संख्याओं से प्राप्त होती है। पूर्णांक संख्याएं जैसे 2 एक पूर्णांक संख्या है, फिर 2 के बाद क्या आता है, 3 के बाद 4 के बाद 5, ये होगी। इनके जो मध्य जो संख्या होती है कौन सी होगी, 2.5 होगी। इनके मध्य 2 और 3 के मध्य कौन सी संख्या होती है, 2.5। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। तो यदि हम परिमेय संख्याओं के जनक माने तो कौन सी संख्याएं होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है। पूर्णांक संख्याओं से परिमेय संख्या प्राप्त हुई। अब हम आते हैं कौन सी संख्याओं पर, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याओं की परिभाषा है, परिमेय संख्याएं प्लस में अपरिमेय संख्याएं, दोनों को यदि हम मिला दें तो उनको क्या बोलते हैं, हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। देखते हैं, जैसे एग्जांपल उठाओ। और परिमेय संख्याओं किससे दर्शाते हैं, क्यू से दर्शाते हैं। किससे, क्यू से। इनको बोलते हैं परिमेय। प्रदर्शित करने का तरीका है क्यू। और अपरिमेय संख्याओं को क्यू डैश से दर्शा दो या किससे दर्शा दो, क्यू सी से। ये होता है अपरिमेय संख्याओं का दर्शाने का तरीका। अपरिमेय संख्याएं, ये हो गया प्रदर्शित करने का।
अब मैंने क्या बोला है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होंगी, यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों का योग, या दोनों मतलब एक साथ मिल जाए तो कौन सी संख्याएं बन जाती हैं, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। अब देखो √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, जिनको √p के रूप में लिखे उनका अपरिमेय संख्या बोलते हैं। √7 ठीक, और परिमेय संख्या है, तीन परिमेय संख्या है। यदि मैं इसके नीचे 1 लगा दूं तो p बटा क्यों रूप हो गया, इसका मतलब परिमेय संख्या है। तो 3 प्लस में √3, तो ये क्या हो, ये तो है परिमेय संख्याएं, और ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं, दोनों हो गई। और 5√7 ये भी क्या होती है, ये परिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्याएं। तो कौन संख्याएं प्राप्त, अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो वे संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, रियल नंबर, वे संख्याएं जो क्या हो, परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, दोनों हो, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। वास्तविक संख्याएं समझ गई। वास्तविक संख्याओं का दर्शाने का तरीका, प्रदर्शित करने का तरीका और आ से प्रदर्शित करते हैं वास्तविक संख्याओं। वास्तविक संख्या। अब अगली संख्या पे आते हैं। अगली संख्या कौन सी है, अगली संख्या है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक, इमेजिनरी। ये क्या होती है, वास्तविक के बाद में कौन सी होती है, काल्पनिक। अब काल्पनिक संख्याएं होती क्या है, वे संख्याएं, पहले इसकी परिभाषा देखो, वे संख्याएं काल्पनिक, वे संख्या जो या जिनका वर्ग क्या हो, ऋणात्मक हो, उनको क्या बोलते हैं हम, काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं, ऋणात्मक। अब ऋणात्मक हो, इनको प्रदर्शित करने का तरीका कौन सा होता है, आयटा। इसको क्या बोलते हैं, कभी देखा होगा आपने, आयटा बोलते हैं इसको, आयटा, ठीक है। अब वो कैसे होगी, क्या बोला, वे संख्या जिनका वर्ग क्या हो, ऋणात्मक हो। यदि मैं आयटा का स्क्वायर कर दूं तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1, ऋणात्मक ही तो होता है। अब देखो प्राप्त कैसे होते हैं, कभी तुमने ऐसी संख्याएं देखी होगी -5। अब इसको लिख कैसे सकते हैं, आयटा स्क्वायर, या आयटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। यदि मैं यहां से आयटा का मान निकालूं तो ये वर्ग बराबर के उस साइड चला जाता है, तो क्या हो जाता है, रूट के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये क्या होगी, यानी कि आयटा बराबर कितना होता है, √-1, और आयटा स्क्वायर का मान कितना होता है, बराबर में -1। ये दो चीजें ध्यान रख लो। अब इसको रखो, 5 को मैं √-5 को क्या लिख सकता हूं, -1 गुणा में 5, इसको ये लिख सकता हूं ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब देखो माइनस के 1 रूट का मान कितना है, आयटा। यदि मैं इनको ऐसे लिख दूं, 1 गुणा √5, तो यही मतलब हुआ इसका। अब इसका मान कितना है, देखो यहाँ पे इसका मान है आयटा बराबर कितना होता है, √-1, तो इसका मान कितना लिख दूं, आयटा गुणा √5। ऐसे कैसे, अगर मैं इसको और तरीके से लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, √5 आयटा। ये होता है इसको प्रदर्शित करने का। ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं हम, काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं इनको। तो ये हो गई काल्पनिक संख्याओं की परिभाषा और दर्शाने का तरीका। अब 3 संख्याएं और बची, स्थानीय मान, ये तो सभी को पता होगा, जातीय मान और दशमलव संख्याएं। 3 संख्याएं और देख लिए। स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान लोकल वैल्यू, नाम से ही पता चलता है लोकल। तो वे संख्याएं जिसके आसपास कुछ उपस्थित हो, अगर हम लोकल से समझे कुछ, तो क्या वे संख्याएं जिनके आसपास कुछ उपस्थित हो, जैसे 3, ये कोई एक संख्या दी होगी ऐसे 3 42 239। अब उसके अंदर ये क्या पूछे कि स्थानीय मान ज्ञात करो, इस संख्या दे देगा ये, इसका स्थानीय मान बताओ क्या होगा, किसका स्थानीय मान, स्थानीय मान किसका, 3 का। इस संख्या में से 3 का स्थानीय मान बताओ, 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 यहाँ पे लोकल वैल्यू है, इसके मतलब उसके आगे कुछ ना कुछ उपस्थित होगा, तो 3 तो लिख दो। ऐसे कैसे,
फिर 3 के बाद में जितने अंक है ना उनकी जीरो लगा दो, एक अंक एक जीरो, 2 3 4 5, यानी कि कितनी बिंदु लग जाएंगे, 5 लग जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। ये क्या हो गया, 3 का स्थानीय मान हो गया, स्थानीय मान। ठीक, अब वो क्या पूछे कि 4 का स्थानीय मान या फिर 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो एक 3 इसका, यदि मैं इस 3 का स्थानीय मान निकालूं तो कितना होगा, 3 के बाद इस 3 का स्थानीय मान, मतलब 3 के बाद कितने अंक है, एक अंक है, तो इसका कितना हो जाएगा 30 स्थानीय मान। अब देखो 4 का स्थानीय मान बताओ, यहां से 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 के बाद में जितने अंक होंगे उनकी जीरो लगा देंगे, 4 तो ऐसे कैसे लिख दिया, फिर उसके बाद में कितने अंक है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ये क्या हो गया 4 का स्थानीय मान। अब वो क्या, ये इसको बोलते हैं लोकल वैल्यू। अब आते हैं जातीय मान पर, कि जातीय मान क्या होगा। इसी संख्या के अंदर यदि मैं 4 का जातीय मान पूछूं, 4 का जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू, 4 का जातीय मान 4 ही होता है, फेस वैल्यू, तो क्या क्या लिख दूं मैं 4, इसके ना तो आगे जीरो लगाना है ना ही पीछे, क्या होता है 4 का जातीय मान। जो जातीय मान के अंदर जिस अंक का भी जातीय मान पूछे वो स्वयं खुद ही होता है, उसको बोलते हैं जातीय मान। अब वो क्या बोल रहे क्वेश्चन के अंदर कि इस संख्या के अंदर 4 का स्थानीय मान निकालो और 4 का जातीय मान निकालो, उन दोनों का क्या कर दो, अंतर कर दो। तो अंतर के लिए क्या करेंगे, 4 का स्थानीय मान कितना है ये, और 4 का जातीय मान 4 होता है। अब मैं क्या करूं, अंतर कितना होगा, इसमें से घटा दो 4, यदि 3 हो गए, यहां 10 हो जाते, 6 9 और यह 3, ये क्या हो गया 4, इस संख्या के अंदर 4 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर इतना हो गया, ये हो गया। अब आते हैं हम किस पर, दशमलव संख्या पर, कि दशमलव संख्या क्या होती है। दशमलव संख्याएं क्या होती है, पॉइंटों के अंदर जो संख्याएं होती है ना उनको दशमलव संख्याएं बोलती है। देखो 5/2 है, इसको क्या करते हैं हम दशमलव संख्या के अंदर बदलते हैं। दशमलव संख्या के अंदर क्या कैसे करेंगे, 2 का भाग 2, 2 दूनी 4, फिर पॉइंट लगाए 1 बच गया, फिर पॉइंट लगाते ही क्या हो जाता है, जीरो उतर जाता है, तो क्या होता है 2 पंजू 10, ये क्या होती है दशमलव संख्याएं बोलते हैं, इसको बोलते हैं दशमलव। 5 3 2 ऐसी संख्याएं आपने देखी होंगी, इनको क्या बोलते हैं, दशमलव संख्याएं बोलते हैं। और पॉइंट के बाद एक ही चीज की क्या हो, पुनरावृत्ति हो, जैसे दशमलव के बाद क्या आ रहा है, 3 ही 3 आ रहे, इसको क्या बोलते हैं, आवर्ती या अशांत आवर्ती। अब दशमलव संख्याओं को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, इनके प्रकार भी देख लेते हैं। 2 प्रकार की होती है दशमलव संख्याएं, कौन कौन सी, शांत और अशांत दशमलव संख्या। यदि मैं इनको डिवाइड करूं तो एक तो होती है शांत, एक होती है अशांत। अब अशांत के अंदर भी 2 तरीके होते हैं, कौन कौन से, एक अशांत आवर्ती, यदि मैं इसी के अंदर लिख दूं अशांत हो गई आवर्ती, एक होती है अनावर्ती, यानी कि दशमलव के बाद एक अंक की आवर्ती हो, बार बार उसको तो बोलेंगे आवर्ती। और अनावर्ती किसको बोलेंगे, यदि दशमलव के बाद किसी अंक की या कोई अलग अलग अंक बार बार आए तो उसको क्या बोलते हैं, अनावर्ती बोलते हैं। ये हो गए दशमलव संख्याओं के क्या प्रकार। अब देखो शांत में तो कौन कौन सी आ गई, अभी लिया था 5/2, कितना आया 2.5 दशमलव 2.5, यानी कि दशमलव के बाद एक ही अंक आया और बाद में क्या हो गया, शांत हो गया, तो इनको तो क्या बोलते हैं हम, शांत दशमलव संख्याएं। अब आते हैं हम अशांत दशमलव संख्याएं। अशांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 8/3 है, क्या होगा इसका, 3 दूनी 6, 2 बच गए, दशमलव लगाया, 2 के बाद 20 हो गए। अब यदि मैं भाग दूं 3 छीकी 18,
3 छीके 18 हुए, फिर 2 बच गए, दशमलव उतारने के बाद आप स्वतंत्र हो, एक बिंदु उतार सकते हो, तो 3 छीकी 18, फिर से 6 आ गए। बार बार क्या हो रहा है, एक ही अंक की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, दशमलव अशांत आवर्ती। ये हो गया आवर्ती का उदाहरण है। अब इसी को लिखने का एक तरीका होता है, कैसे, जो दशमलव के बाद कोई अंक की बार बार अगर यदि आवर्ती हो रही है तो उसको क्या करो, ऐसे कर दो बार, जिसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, वेन्यू बार, वेन्यूकुल बार, इसको वेन्यूकुल बार बोलते हैं। देखा होगा ऐसे, यदि 2 की आवर्ती हो रही है दशमलव के बाद तो 3 रखेंगे, फिर दशमलव, फिर 2 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगाते हैं, इनको बोलते हैं दशमलव। दशमलव के बाद किसी अंक की यदि आवर्ती हो रही है बार बार तो उसके ऊपर बार लगाते हैं, वेनिकुल बार बोलते हैं। अब आते हैं अनावर्ती, दशमलव अशांत अनावर्ती। अब ये क्या होती है, ऐसे देखा होगा, जैसे दशमलव के बाद क्या हो, 3 एक अंक आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2, फिर 4, फिर 5 और 6। संख्याएं क्या हो रही है, अशांत है, और क्या है, दशमलव के बाद में बार बार अलग अलग अंक आ रहे हैं, 3 आ गया, 2, 3, 2, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यानी कि अलग अलग अंक आ रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम, अशांत अनावर्ती। ठीक है, ये होती है दशमलव संख्याओं के 2 प्रकार हो गए, शांत हो गई, अशांत हो गई। यदि आपको चीजें अच्छी लग रही है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें।